नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सीजेआई सूर्यकांत को खुला पत्र लिखकर रोहिंग्या शरणार्थियों पर की गई हाल की टिप्पणियों पर तीखा ऐतराज जताया है। 2 दिसंबर की सुनवाई में सीजेआई की बेंच ने पूछा था कि सरकार ने रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित करने का कोई आदेश जारी किया है या नहीं। साथ ही उन्हें घुसपैठिए और टनल खोदकर आने वाले लोगों से तुलना की गई थी। पूर्व जजों का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और रोहिंग्या जैसे उत्पीड़ित समुदायों को अमानवीय बनाती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि भारत में रह रहा हर इंसान, चाहे नागरिक हो या नहीं, आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा और गरिमा का हकदार है। पत्र में सीजेआई से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक रूप से मानव गरिमा, संवैधानिक मूल्यों और कमजोर लोगों के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। भारत और रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA पर बातचीत तेज करने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस FTA से भारत के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों ने तय किया कि तय समय सीमा में जल्दी नतीजों तक पहुंचने के लिए बातचीत को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समझौते के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पहले ही अंतिम रूप ले चुके थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। अब जल्द ही दोनों देश इसे आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के यात्रियों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा रहा। 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद शाम को CEO पीटर एल्बर्स ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। उन्होंने बताया कि ये अब तक का सबसे खराब दिन था, जिसमें रोज़ाना की उड़ानों में से आधे से ज़्यादा कैंसिल हो गई। एल्बर्स ने चेतावनी दी कि कल यानी कि शनिवार भी यात्रियों की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। हालांकि कैंसिलेशन की संख्या 1000 से कम रहेगी। इंडिगो को ये सब इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि पायलटों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। इन नियमों के तहत उनका साप्ताहिक रेस्ट 12 घंटे बढ़कर 48 घंटे हो गया है और रात में लैंडिंग की सीमा भी कम हो गई है। CEO ने इस गड़बड़ी के लिए प्लानिंग में कमी को वजह बताया है। उनका कहना है कि हालात 10 से 15 दिसंबर के बीच ही पूरी तरह सामान्य हो पाएंगे। मदुरई के तिरुप्परन कुंदरम पहाड़ी मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने को लेकर हुआ विवाद शुक्रवार को लोकसभा तक पहुंच गया। डीएम के नेता TR बालू ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो तमिलनाडु के सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हाईकोर्ट के उस जज पर भी सवाल उठाया जिन्होंने दीपम जलाने की अनुमति दी। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि न्यायपालिका पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। बीजेपी मंत्री एल मुरुगन ने पलटवार करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार हिंदू भक्तों को पूजा का अधिकार नहीं दे रही और दीप जलाने जा रहे श्रद्धालुओं को पुलिस ने रोका और गिरफ्तार भी किया। उधर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश जिसमें भक्तों को दीप जलाने की अनुमति दी गई थी, उस पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। केरल के विपक्ष नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीसन ने कहा है कि राज्य की शासक पार्टियां यानी कि CPIM और भारतीय जनता पार्टी के बीच PM श्री योजना के मसले पर गुप्त गठजोड़ हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक मोर्चा के नेतृत्व या पोलित ब्यूरो की जानकारी के ही केंद्र के साथ समझौता किया गया। सतीसन ने इस गठजोड़ को असंवैधानिक और गद्दाराना बताया। इसके पहले राज्य सरकार ने PM श्री योजना में भागीदारी से पीछे हटते हुए इसे स्थगित कर दिया था, लेकिन अब ये विवाद फिर से गर्मा गया है। इस फैसले में स्कूलों की फंडिंग, पाठ्यक्रम और स्थानीय राजनीति में हलचल की संभावना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में भारत में आयोजित राष्ट्रपति भवन के भोज में बुलाए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने न्योता दिया वो भी कमाल कर रहे हैं और जिन्होंने न्योता लिया वो तो कमाल कर ही रहे हैं। कोई भी कांग्रेस नेता या सांसद हो, सबकी अंतरात्मा की एक आवाज़ होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी समझना चाहिए कि क्यों ये खेल हो रहा है और कौन ये खेल खेल रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब खेड़ा से पूछा गया कि तो क्या थरूर अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे हैं, इस पर खेड़ा ने कहा कि ये सवाल तो आप उनसे ही पूछिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के इस आरोप के अगले ही दिन के मोदी सरकार परंपरा तोड़कर
विपक्षी नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दे रही। अब ये सामने आया है कि पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं मिला। हैरानी ये है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलाया गया है। सरकारी सूत्रों ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि एलओपी बनने के बाद राहुल कई विदेशी नेताओं से मिल चुके हैं। सरकार का कहना है कि किसे बुलाना है इसका फैसला मेहमान देश करता है, न कि विदेश मंत्रालय। राष्ट्रपति भवन में हो रहा ये डिनर बेहद भव्य होगा, जिसमें भारतीय, रूसी व्यंजन और सैन्य बैंड का संयुक्त प्रदर्शन भी शामिल होगा। करीब 150 मेहमान इसमें शामिल होंगे। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइटें रद्द होने से देश भर में मची अफरा तफरी के बीच अब सरकार हरकत में आ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन की गड़बड़ियों पर हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि ये जांच बताएगी कि आखिर गलती कहां हुई, किसकी जिम्मेदारी है और आगे ऐसी स्थिति दोबारा न बने इसके लिए क्या उपाय होंगे। यात्रियों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सरकार ने एयरलाइंस को रियल टाइम अपडेट देने, जल्द से जल्द ऑपरेशन सामान्य करने और यात्रियों को पूरी सहायता देने के निर्देश दिए हैं। रद्द फ्लाइट के यात्रियों को ऑटोमेटिक फुल रिफंड मिलेगा और देर से फंसे लोगों के लिए होटल व भोजन की व्यवस्था एयरलाइंस खुद ही करेगी। कर्नाटक सरकार ने देश का पहला हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम वाला बिल कैबिनेट में मंजूर कर दिया है। ये बिल अब 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। नए कानून में हेट स्पीच पर 1 से 7 साल की जेल और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। बार बार अपराध करने पर सजा 10 साल तक की जा सकती है। सरकार के मुताबिक कोई भी बयान, पोस्ट, इशारा या कंटेंट जो किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाएगा वो हेट स्पीच मानी जाएगी और ऐसे अपराध गैर जमानती होंगे। हालांकि कई वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे अपराधों के लिए पहले से कानून मौजूद है और नए कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका है। गृह मंत्री ने साफ किया कि ये कानून विपक्ष को निशाना बनाने के लिए नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बनने वाली बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के विवाद में दखल देने से मना कर दिया है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर यहां 6 दिसंबर को शिलान्यास करने वाले हैं। इसे रोकने के लिए दायर पीआईएल में कहा गया था कि ऐसा कार्यक्रम इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है और कबीर के बयान भी माहौल बिगाड़ रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। याचिका में कबीर पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कहने के आरोप थे। गुरुवार को टीएमसी ने उन्हें सांप्रदायिक राजनीति के आरोप में निलंबित भी कर दिया था। इसके बाद कबीर ने एमएलए पद छोड़ने और जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी थी। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश भारत को बिना किसी रुकावट के लगातार ईंधन सप्लाई करता रहेगा। ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल लेने के आरोप में भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया, जिससे कुल अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि रूस से तेल और हथियार खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध में रूस को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन भारत इस आरोप से लगातार इनकार करता रहा है। 2024-25 में रूस से भारत का तेल आयात बढ़कर लगभग 35.8% हो गया है। इंडिगो की उड़ानों में आई भारी गड़बड़ी अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है। रद्द हुई फ्लाइट्स के कारण आखिरी मिनट में दूसरी एयरलाइन से टिकट लेने पर किराए कई गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली मुंबई रिटर्न फ्लाइट अब लगभग 60,000 रुपए से मिल रही है, जबकि आमतौर पर ये 20,000 रुपए की होती है। दिल्ली कोलकाता का राउंड ट्रिप 85,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो यूरोप यात्रा से भी ज्यादा महंगा है। मुंबई चेन्नई और मुंबई सिंधाग्र की फ्लाइट्स भी सामान्य से कई गुना महंगी बिक रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो फ्लाइट संकट की असली वजह सरकार का मोनोपोली मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कंपनियों को बढ़ावा देकर बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म कर रही है और इसका सीधा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। राहुल गांधी का ये बयान उस समय आया है जब इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा और शुक्रवार को 400 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिससे देश भर के यात्रियों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिगो का ये संकट सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। हर बार आम लोग ही भुगतते हैं, देरी, कैंसिलेशन और बेबसी के रूप में। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए। मैच फिक्सिंग
फिक्सिंग जैसी मोनोपोली नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर एयरलाइन सेक्टर में ऐसी स्थिति बार बार क्यों बन रही है और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में साफ और निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसे मोनोपोली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी पिछले साल लिखा गया एक आर्टिकल को भी फिर से साझा किया। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 150 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन जो डर वो पैदा करती थी वही डर आज नई तरह के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली से वापस आ गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय व्यवसायों के लिए एक न्यू डील यानी कि नया और प्रगतिशील बदलाव लाने का समय आ चुका है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वो हमेशा से चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता आया है और आगे भी करता रहेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दोहराई और कहा कि चीन ने अरुणाचल पर जो भी बयान दिया है, पाकिस्तान उसी के पक्ष में है। दरअसल चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है, जबकि भारत साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अटूट हिस्सा है। भारत ने चीन के दावों को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान का चीन के साथ खुलकर खड़ा होना एक बार फिर से चर्चा में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.